ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्रॉपर्टी गुरु और बढ़ते हैं आगे। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से एक और सवाल पूछते हैं। अमित जी, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या आप अपनी मर्जी से बेच सकते हैं? जी नहीं, जॉइंट प्रॉपर्टी आप यदि नॉर्मल एक फैमिली स्ट्रक्चर ले लें, फादर मदर बेटे बेटी हैं, तो ऐसे केस में यदि 18 साल से ज़्यादा हो और यदि जॉइंट प्रॉपर्टी फादर ने खुद परचेज ना किया हो, वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फॉल करता है, तो उसमें क्योंकि आगे बेटे का मतलब पोते का राइट हो जाता है या फिर पोतियों का राइट हो जाता है, तो 18 साल से ज़्यादा हो तो उनके कंसेंट्स चाहिए। यदि 18 साल से कम हो तो कहीं ना कहीं किसी ज़रूरत से बेचा जाए जिसमें फैमिली नीड हो, पैसे की फैमिली को ज़रूरत थी, जिससे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना आए कि आपने अपने लेविस लाइफ के लिए या इस तरह के किसी गलत चीज़ों के लिए बेचा और किसी ने आपसे गलत ढंग से परचेज कर लिया, तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। लेकिन नॉर्मली आप यदि बच्चे छोटे हैं तो बेच सकते हैं, बीइंग ए हेड ऑफ द फैमिली। अगर उसके साथ किसी व्यक्ति के ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स माइनर हैं जी और प्रॉपर्टी बेच दी गई, जी जब वो मेजर होंगे जी तो क्या उस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपने हिंदू, दरअसल यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज थोड़े से डिफरेंस हैं। मैं नॉर्मली हिंदू लॉज को कैरी कर रहा हूँ जी, HUF की बात कर रहे हैं जी जी। हाँ, तो हिंदू लॉज में हायरार्की बनी हुई है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 की, तो जो फॉल करता है 1 में उनको कोई भी प्रॉपर्टी 1 वाले हायरार्की वाले को मिलती है। नॉर्मली उसमें माँ आती हैं, लेडी होती हैं, पोते पोतियाँ होती हैं एंसेस्ट्रल में। और अभी जो है क्योंकि राइट्स क्लियर कर दी गई हैं, थोड़ी दिन पहले न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें लड़कियों को भी राइट मिला है और एक और राइट्स जो है वो डिवोर्स होने के बाद महिलाओं को भी दिया जा रहा है। वो थोड़ी अलग विषय हो जाएंगे तो हम अपने विषय से भटक सकते हैं। तो फोकस जो है आप डिवाइड करो प्रॉपर्टी को और उनके शेयर्स को भी दो, पोते पोतियों को भी, और जो शेड्यूल 1 में आ रहे हैं उन सबको मिल जाएगा। एक व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं जी, बेटियां शादी होकर ससुराल चली गई हैं, जी तो अगर वो उसमें से एक बेटा कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है जी, तो उसमें क्या वो बेच सकता है या सबकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है? सभी के कंसेंट जरूरी है। इवन लड़कियों की भी कंसेंट ज़रूरी है? बिल्कुल, सभी, चाहे बेटे हो या बेटियां हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो उस सबके नाम से होता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है उनके पेरेंट्स के बाद। यदि किसी को स्पेसिफिकली किसी को दे ना दिया गया हो तो हर किसी की नो ऑब्जेक्शंस जरूरी होती हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में आप उसको स्पेशली आप उस पर नो ऑब्जेक्शन दे के रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कोई एक बंदा उसको रजिस्टर्ड कर सकता है किसी XYZ के लिए। कि अगर एक ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी? जी नहीं, पहले उसमें पार्टीशन होगा, फिर वो प्रॉपर्टी आपको बेच सकते हैं। और पार्टीशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया को बेचने के लिए, किसी भी हिस्से को बेचने के लिए ज़रूरी है। यदि कोई जॉइंट कंबाइंड प्लॉट है, उसमें 5 लोगों का हिस्सा है, तो पार्टीशन सबसे पहले होना चाहिए और पार्टीशन होगा तभी आप चीज़ों को बेच सकते हैं, किसी एक पोर्शन को जी। अदरवाइज आप लीगल पचड़े में पड़ सकते हैं जी। और गुड़गांव से तरुण जी हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से, उनका हम सवाल ले लेते हैं। तरुण जी बताइए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास एक जो है प्रॉपर्टी है उत्तम नगर में, एक बिल्डर फ्लोर है जी। उसमें जो है जो कॉलोनियां ऑथराइज हुई थी, जो 895 जो कॉलोनियां पीछे जो एक 5-6 महीने पहले एक लिस्ट निकाली गई थी, बिल्कुल ठीक है। तो उसका भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री का काम जो है कब शुरू होगा? जी। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे पूछना था। और जी ये कब से इसके रिगार्डिंग, अगर अभी भी, क्योंकि अभी भी अगर किसी वकील के पास जाते हैं जी तो वो ये बोलते हैं कि रजिस्ट्री कराने के जो है ब्लैक मनी एक्स्ट्रा चार्ज होगी। अच्छा। हाँ। तो वकील साहब ब्लैक मनी की बात करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कि पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि अभी इनका जो है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। जी। जब काम ही शुरू नहीं हुआ है तो ब्लैक मनी क्या करेगा उसमें? सर ये है कि वो ये है कि ऊपर से नीचे तक खिलाते हैं फिर।
और सब जाके जो है रजिस्ट्री कराते हैं, फिर बोलते हैं। अच्छा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया तरुण जी कि पैसे कैसे खाए जाते हैं। रोटी तो खाई जाती है लेकिन पैसे कैसे खाए जाते हैं? अब वो तो वही है, अच्छा। वही समझा सकते हैं ना कि अच्छा, कैसे खा सकते हैं। ठीक 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 है। अब वो तो डिमांड करते हैं कि जैसे अब रजिस्ट्रेशन जो है मेरा 5 लाख का है, हाँ। तो मुझे जैसे 50,000 देना, तो वो बोलते हैं टोटल आपका जो है 1.25 लाख रुपए लगेगा। जी ठीक है। हम कोई आप एक बार लाइन पर रहिए, हमारे एक्सपर्ट हो सकता कुछ पूछे आपसे। प्रदीप जी कुछ पूछना चाहेंगे यार? अमित जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, इनका नाम क्या था कॉलर का? तरुण। तरुण जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ गलत है वो हमेशा गलत ही होता है। और किसी भी तरह से आप यदि ये चाहें क्या कि आपको गलत ढंग से रजिस्टर्ड करा दिया जाए, कल को कोई भी चैलेंज करता है, वो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो सकती है। तो हमेशा आप अपने ज़िंदगी में, चाहे प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह का काम हो, लीगल और फेयर काम करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नोटिफिकेशन जारी होगी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तभी आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो सकता है। नोटिफिकेशन अभी हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन ऐसी कोई जारी हुई है जिसमें आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी, हमारे साथ दिल्ली से सौरभ शर्मा जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारे साथ दिल्ली से सौरभ शर्मा। सौरभ जी सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। हेलो, हाँ, सवाल पूछिए आप। सौरभ जी आप हाँ जी अगर सर, हाँ। नमस्कार। मैं दिल्ली से हूँ। अभी 2 महीने पहले मेरी माता जी का देहांत हुआ। जी। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं। हाँ। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गाजियाबाद में है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट दिल्ली में है। जी। तो क्या इसके लिए हमें किसी तरह की, हेलो जी सुन रहे हैं सौरभ जी। हाँ जी, तो क्या हमें इसके लिए किसी तरह की लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, या इसके लिए किसी तरह की कोई और चीज होती है जिसके जरिए से हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या प्रॉपर्टी का इसको आगे कर सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट भी खुल जाए और आगे लेकर के जो प्रॉपर्टी है वो भी ट्रांसफर हो सके? सौरभ जी आप लाइन पर रहिए, हमारे लीगल एक्सपर्ट अमित मिश्रा जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी सर, थैंक यू। जी सौरभ जी, आपका सवाल 2 पार्ट में है। पहले पार्ट का आंसर मैं देता हूँ। पहले पार्ट में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारे भाई बहनों पे ऑटोमेटिक फॉल करता है। इसके लिए आपको कोई रजिस्टर या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आपके नाम से हो जाएगा। आप म्यूटेशन में इस चीज़ों को कन्वर्ट करा लें, धीरे धीरे चीज़ें आपकी सबके नाम से हो जाएंगी। और आप चाहें तो आपस में भी इस चीज़ों को बंटवारा करके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है। दूसरी आपके बैंक लॉकर की बात है, उसके अमाउंट की बात है, वो आप एडीजे कंसर्न से, क्योंकि बैंक भी आप जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आप कोर्ट से लिखवा के ले आओ कि आप उनके वारिस हो। इस चीज़ों के लिए एडीजे के कोर्ट में जाके आप एक लेटर होता है, उसे एप्लीकेशन लेटर फॉर्मेट बोलते हैं उसे, आप उसे फाइल करके वहाँ पे एडीजे के पास उनसे डायरेक्शन लेके आप बैंक में दे दें। बैंक लॉकर भी खोल देगी, आपके पैसे को भी जो प्रॉपर हेरिडिट जो उनके आपके बहन भाई हैं सब में डिवाइड कर देंगी इक्वल। तो वो लॉकर सबके प्रेजेंस में खोला जाएगा या कोई भी व्यक्ति वहाँ लेटर ले जाकर देगा और उनके सामने? नहीं, ये लेटर एक्चुअली इसमें एक एप्लीकेशंस होता है जी, जिसका पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर है। तो वो उस एप्लीकेशंस को एडीजे के पास फाइल करना होता है जी। वो फिर डायरेक्शन देते हैं बैंक को कि आप जो है इनके अकाउंट को एसेस कीजिए, कितने हैं वैल्यू, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। वो बताते हैं, फिर एडीजे उनको बताती है कि हाँ ये दे आर लीगल हेयर्स ऑफ दिस पर्सन। जी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद कोर्ट देखती है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद कोर्ट ही डिसाइड करती है कि आपको पैसे दिए जाएं। जी बिल्कुल। बैंक नहीं दे सकती, बैंक नहीं दे सकता, और बैंक देगी भी नहीं। बैंक बोलेगी आप कोर्ट से लेके आओ आप अपने, क्योंकि आप उनके बेटे हो या नहीं हो, वो डेथ हो गई है, तो आप कोर्ट से करवा के लाओ। तो सौरभ जी आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया या कुछ और पूछना चाहते हैं? लगता है सौरभ जी ने अपनी फोन लाइन काट दी है। कुरुक्षेत्र से परमानंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। परमानंद जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार परमानंद जी। से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा बहादुरगढ़ में 14 मरले का प्लॉट है हुड्डा में जी। सेक्टर 2 में जी। तो अभी तो मैं उसको बेचना नहीं चाह रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में उसका क्या भविष्य रहेगा। जैसे वहाँ पर कह रहे हैं कि मेट्रो आने वाली है,
तो इस टाइम भादरगढ़ सेक्टर 2 में क्या रेट चल रहा है और आने वाले टाइम में जो 5 साल होंगे वहाँ पे क्या प्रोजेक्टेड रेट हो सकता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी आप बताइए। देखिए परमानंद जी, 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास आपके सेक्टर के अंदर रेट चल रहा है, लेकिन मेट्रो की न्यूज़ का इफेक्ट उस एरिया में ऑलरेडी एक बार पड़ चुका है, दूसरा मेट्रो के स्टार्ट होने का इफेक्ट उस एरिया में पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम साल 1.5 साल मेरे को मार्केट रुकी हुई नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म में कोई बहुत अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपका विज़न है वहाँ 3 से 4 साल का, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। मैं कहूँ 3-4 साल के टाइम फ्रेम में आप करीब 15 से 18% के आसपास का ईयरली रिटर्न आप इस पर बुक कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन है तो प्रॉपर्टी को रिटेन कीजिए, शॉर्ट टर्म विजन है तो इस टाइम एग्जिट रूट ले सकते हैं जी। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी को रिटेन करनी चाहिए अभी। इस टाइम बेचने का कोई बहुत खास तो फायदा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। पानीपत से दर्शन लाल जी सवाल पूछना चाहते हैं। दर्शन लाल जी आपकी बारी आ चुकी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। दर्शन लाल जी। हाँ जी सर। जी बताइए। हाँ। ये समझी ना कि जी हाँ सुन रहे हैं। हाँ जी सर, मेरे पिताजी ने 1998 में ना मेरे और मेरे भाई के नाम ना एक दुकान कराई थी प्रॉपर्टी। कब करवाई थी? तो सर ना 5 साल पहले उसने अपनी मिसेज के नाम गिफ्ट कर दिया, उसमें से अपना हिस्सा मतलब जो था उसका, तो उसने उसकी हत्या करवा दी सर। दर्शन लाल जी कब प्रॉपर्टी आपके नाम करवाई थी? ये सर 1998 में कराई थी। 1998 में सर। 98 में? हाँ जी सर। ठीक है। तो उसके बाद ना उसने अपना हिस्सा आज से 4 साल पहले सर अपनी मिसेज के नाम अपना हिस्सा करा दिया जी। तो उसने उसकी हत्या करवा दी सर। तो हम कहते हैं उसके बच्चों के नाम वो जगह हो जाए। हाँ तो आप अब पूछना क्या चाहते हैं? हाँ जी। आप सवाल क्या करना चाहते हैं? आप हाँ जी। हमसे क्या पूछना चाहते हैं? दर्शन लाल जी हाँ जी। आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या सुझाव चाहते हैं हमसे? हम सर ये चाहते हैं कि वो जायदाद उसके बच्चों के नाम हो जाए। अच्छा, उसके बच्चे के नाम हो जाए? हाँ जी। हाँ जी सर। उस व्यक्ति के नाम पर ना हो? उसके 2 लड़के हैं सर। अब वो आपका पार्टनर क्या चाहता है? मेरा तो पार्टनर मेरा भाई था सर। हाँ भाई था, वो गुजर गया। लीगल टर्म में तो पार्टनर ही है ना आपका? हाँ जी। हाँ जी। तो वो क्या चाहता है? वो तो सर गुजर गया ना मेरा भाई सर। भाई गुजर गया, मतलब उसकी वाइफ ने उसको गोली मरवा दी सर। अच्छा। हाँ जी सर। और अब नाम उस भाई की पत्नी का है? हाँ जी। पार्टनर में। तो अब आप ये चाहते हैं कि भाई की पत्नी का नाम हट जाए और उनके बच्चों का नाम आ जाए उसमें, ये पूछना चाहते हैं ना? बच्चों के नाम जो है, भाई तो गुजर गया। हाँ हाँ तो भाई के बच्चों का नाम आ जाए। हाँ जी। सवाल शायद यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। जी थोड़ा इनका सवाल हल्का कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी मैं इनको जवाब देना चाहूँगा कि 90 जैसा एक सवाल कर रहे हैं, 1998 में इनके नाम से प्रॉपर्टी थी, इन्होंने भाई के नाम से कर दी, उनकी वाइफ ने उनको हत्या करा दी और उसके बाद उनके बच्चे को चाहिए, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली फॉल कर रहा है, उनको उसके लिए स्पेशल कुछ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और इनको यदि प्रिकॉशन लेना चाहते हैं ये, तो आप इन पे नज़र रखें कि कोई इनकी प्रॉपर्टी को उनकी माँ से ना लिखवाए। जी। और माँ बेच नहीं सकती है लीगली, उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी एडीजे कॉलेज एडीजे कोर्ट से। इनको गार्जियनशिप पिटीशन डाल के अपने आप को उस माइनर बच्चे के लिए गार्जियन बनना होगा, तभी वो इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। वो तब कर सकती हैं जब उनको अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए वो ज़रूरत हो पैसे की, तभी जी, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये थोड़ा कंससनेस रखें कि प्रॉपर्टी बेचे ना वो। यदि ये लगता हो उनको कि संदेह कि ये बेच सकती है या इस तरह कुछ हो सकता है, तो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एक एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले लगा दें, जिससे कि आगे कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो पहले एप्लीकेशन एंटरटेन होगी, और उसकी रिसीविंग अपने पास हमेशा रखें। दरअसल दर्शन लाल जी के सवाल में कई लिंक मिसिंग हैं, तो वो हम नहीं समझ पाए कि जैसा वो भाई की पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो इस वक्त बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर उस तरह का कोई जी मामला प्रूव हो जाता है, बिल्कुल, तो शी शुड बी बिहाइंड द बार्स।
है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो अंदर है और बच्चे बाहर हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वो लीगल वारिस अभी बच्चे ही हैं, बच्चे हैं, हाँ माइनर है। हाँ, तो उनको करवाने की जरूरत भी नहीं है उनके जरूरत नाम का। नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और पानीपत से सुरेंद्र जी सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए सुरेंद्र जी, क्या सवाल आपका? सुरेंद्र जी, अगर आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीमे कर लें तो आपको बड़ी सुविधा होगी। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेंद्र जी। सर जी मैं पानीपत से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी, हाँ एक प्लॉट लिया था अभी हमने हुड्डा सेक्टर में सर। जी जी, कहाँ? हुड्डा सेक्टर में सर, 24 में सर। और वो पानीपत में ही? हाँ जी सर। ठीक है। तो वो सर प्लॉट था, वो था ही डिफेंस कोटे में सर। हम्म। तो वो 3-4 बार पहले ट्रांसफर हो चुका था। हम्म। तो अभी हमने लिया, अपनी ट्रांसफर परमिशन लगाई तो सर वो कहते हैं इंक्वायरी में आ गया ये। अच्छा, उसको 2 प्लाट अलॉट हो गए थे सर। किसको? कौन से कर्नल थे डिफेंस कोटे में सर। अच्छा, तो इसमें सर हमारे प्लॉट में क्या इफेक्ट हो सकता है सर? नहीं, अब वो आपने किसी से खरीदा था ये? हाँ जी सर। और उससे पहले वो 4 बार ट्रांसफर हुआ था पहले सर। उससे पहले वो 4 बार ट्रांसफर हुआ है? हाँ जी, 4 बार पहले बिका हुआ था सर, 5 बार मैंने लिया था। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल हुड्डा सही। से उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है, अब वो इंक्वायरी में आ गया है क्योंकि उनको दोबारा अलॉट हो गया था वो। नहीं, उनको 2 प्लाट अलॉट हो चुके। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, 2 प्लॉट अलॉट हो गए थे। हाँ, स्टार्टिंग में जी 2006 में। तो बताइए अमित जी। किसी भी अथॉरिटी का यदि इस तरह का केस होता है तो वो इंटरनल वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे डबल अलॉट हो गई इनको, या इनकी प्रॉपर्टी, जो थोड़ा मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी भी प्रॉपर्टी उनके नाम से अलॉट हो गई है, या उनको डबल अलॉट होने की वजह से पूरी प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में मैं आ गई समझ पाया हूँ अमित जी, वो ये है कि डिफेंस कोटा में उनको 1 प्लॉट अलॉट हुआ जी उसके बाद डिफेंस कोटा में उनको दूसरा प्लॉट भी अलॉट हो गया, जी जबकि डिफेंस कोटा में एक ही प्लॉट अलॉट होना चाहिए था। जी अब उनके पास 2 प्लॉट आ गए जी उन्होंने 1 प्लॉट इनको बेच दिया। जी मतलब इनको भी नहीं बेचा, इससे पहले किसी को बेचा था, फिर वो दूसरी बार बिका, तीसरी बार बिका, चौथी बार बिक करके इनके पास आ गया, सुरेंद्र के पास आ गया। जी अब वो जो प्लॉट है वो इंक्वायरी में आ गया है। जी तो इंक्वायरी में अगर ये साबित हो गया कि ये डबल अलॉटमेंट हुई है, उनको ये अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए थी एज पर रूल, तो ये कैंसिल भी हो सकता है। तो क्या इस स्थिति में सुरेंद्र के प्लॉट पर कुछ आंच आ सकती है? सुरेंद्र जी की प्लॉट में क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ट्रांसफ़र के टाइमिंग कितनी है, यदि 3 साल हो चुकी है तो सुरेंद्र जी के प्लॉट पे आँच आने की चांसेस नहीं है, वो नहीं आएंगे चांसेस। और इनको लेकिन लीगल प्रोसीजर से इनको गुजरना पड़ेगा, ये लीगल अपना को रिकोर्स जो हैं वो लें। और इसके बाद दूसरी जो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कर्नल साहब को जो प्लॉट ऑलरेडी अलॉटेड है, यदि कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा तो कर्नल जी के प्लॉट के उनकी प्लॉट को पहले अक्वायर किया जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस कहीं ना कहीं ये फॉल करेगा इसमें। बिल्कुल। और इनको 3 साल यदि रजिस्टर्ड हुए हो चुका है तो ये सेफ है, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कानूनी इनको पहल करनी पड़ेगी। हाँ, और चूंकि कर्नल साहब जिन्होंने ये बेचा है, प्लॉट बेचा है, उन्होंने दूसरे अलॉटमेंट वाला प्लॉट ही क्यों बेचा, पहले वाला क्यों नहीं बेचा? इसका मतलब उनको भी ये लग रहा होगा कि ये गलत प्लॉट मेरे पास आ गया है, लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी निकालो, डिस्पोज ऑफ कर दो। तो इनको आपने बिल्कुल नेचुरल जस्टिस की बात कही है कि इनकी प्रॉपर्टी पर कोई आंच नहीं आएगी, कुछ और रास्ता निकाला जाएगा और अथॉरिटी ऐसा नहीं कर पाएगी। गुड़गांव से अतिन पाल जी सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए अतिन जी, क्या सवाल आपका? जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल है, मैंने दारूएड़ा में विपुल का 1 BHK लिया था 868 स्क्वायर फीट जी 2011 अगस्त जी। मुझे अब इसका एडवाइस लेना है कि मैं इसको सेल करूं या जब तक इसकी पोजीशन वेट करके सेल करूं, या कब तक वेट करूं इसका? क्या रेट आपने लिया था अतिन पाल जी? मैंने अराउंड 1950 पर स्क्वायर फीट लिया था। कब लिया आपने? अगस्त 2011। अगस्त 2011 में लिया है। और अब इसको आप ही जाना चाह रहे हैं कि पोजीशन लेके बेचें या इस टाइम बेच दें, या और थोड़ा रिटेन करें? मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे शॉर्ट टर्म में मेरे को पैसे चाहिए। अभी आपको क्या रेट मिल रहा है यहाँ पे? अभी मेरे को 2400 के आसपास मिल रहा है।
ठीक है। और कंस्ट्रक्शन की स्टेज? कंस्ट्रक्शन मैं देख के आया था, कंपनी तो कह रही दिवाली तक या दिसंबर तक, मुझे एक्सपेक्टेशन है इस फाइनेंशियल ईयर तक मैक्सिमम दे देंगे ये लोग। देखिए, अगर ईयर एंड तक आपको पोजीशन की एक्सपेक्टेशन है तो ये राइट टाइम नहीं कहूँगा मैं बेचने का। वैसे ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा गेन इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साल डेढ़ साल के लिए मार्केट थोड़ी सी रुकती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए ये सलाह है कि एंड में पोजीशन के टाइम पे बिल्डिंग की फिनिशिंग देख के, अगर बिल्डिंग की अच्छा डेवलपर होता है तो अच्छी क्वालिटी जब सामने आती है तो वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस कुछ बढ़ जाती हैं। या आप ये देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है आसपास आबादी है और बिल्डिंग की फिनिशिंग अच्छी आ रही है, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आपको ये अपील कराते हैं कि उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी उस एरिया में, तो आप उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिटेन करें और पोजीशन के बाद ही बेचें। आपको करीब 400-500 रुपए के आसपास का जम मिल सकता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी आई है तो। जी, और प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदीप जी और अमित जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।